नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और आज का हमारा मुद्दा है कांग्रेस का जोश हाई, लड़ेगी दुर्ग की लड़ाई। कैसे, किस तरीके से, किस तरह से इसको एक पॉलिटिकल वेपन में तब्दील कर सकती है या करने की कोशिश करेगी कांग्रेस, ये समझने के लिए पहले देखेंगे ये रिपोर्ट और उसके बाद चलेंगे डिबेट की तरफ। गुजरात में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद छत्तीसगढ़ संगठन का जोश हाई है। बलौदा बाजार से रायपुर और नगरनार से जगदलपुर तक न्याय यात्रा के बाद कांग्रेस एक बार फिर सड़क पर उतरने की तैयारी में है। दुर्ग में मासूम के साथ हुई दरिंदगी और राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस न्याय थीम पर पदयात्रा शुरू करेगी। दुर्ग से रायपुर तक कांग्रेस की न्याय पदयात्रा 18 अप्रैल को दुर्ग से शुरू होगा आंदोलन। पीसीसी चीफ दीपक बैज करेंगे यात्रा का नेतृत्व। अलग अलग दिन बड़े नेता होंगे पदयात्रा में शामिल। 21 अप्रैल को विधानसभा का घेराव करेंगे कांग्रेसी। दीपक बैज इससे पहले भी निकाल चुके हैं 2 पदयात्रा। दुर्ग की मासूम को न्याय दिलाने 45 किलोमीटर चलेंगे पैदल। पदयात्रा कर कांग्रेसी सरकार के खिलाफ लामबंद दिखेंगे तो अपनी जमीन मजबूत करने की कोशिश भी होगी, जिसे लेकर बीजेपी ने निशाना साधा और कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को न्याय दिलाने की बात कही। गुजरात अधिवेशन में पार्टी ने तय किया है कि न्याय पथ, और इस न्याय पथ की लड़ाई के लिए दुर्ग की अबोध निर्भया बेटी के साथ हुए अत्याचार के खिलाफ में कांग्रेस पार्टी एक बेटी के लिए न्याय मांगने के लिए फिर न्याय यात्रा शुरू करने का कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है। देखिए, कांग्रेस पहले अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ तो न्याय कर ले। अभी आप सबने टीवी चैनल में देखा होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष टेबल पे बैठे हैं और संसद लोग सोफे में बैठे हैं। तो अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ कांग्रेस पहले न्याय करे। और जहाँ तक अपराध की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, शांति का टापू रहेगा। राजनीति में जब भी पदयात्रा होती है उसको लीड करने वाले नेता की अलग छवि बनती है। बलौदा बाजार से रायपुर तक हुई न्याय यात्रा में दीपक बैज को खूब समर्थन मिला। अब दुर्ग की घटना को लेकर पीसीसी चीफ सड़क पर उतरने जा रहे हैं, लेकिन क्या इस लड़ाई से मासूम को न्याय मिलेगा, ये अहम सवाल है। तो ये वो मसला है जो मसला कांग्रेस अब सड़क पर उतरकर लड़ने की तैयारी कर रही है। जाहिर तौर पर अगर कांग्रेस को सत्ता में लौटने का एक बड़ा प्लान तैयार करके मैदान में उतरना है तो जनहित से जुड़े इस तरह के मुद्दों को लेकर उसे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जनता के हित से जुड़े जो मसले हैं, और जैसा दुर्ग का ये मसला रहा जहां एक अबोध निर्भया के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत ही दुखद और कई सवाल भी खड़े करता है। एक तरफ पुलिस ने जहां परिवार के ही एक क्लोज रिलेटिव पर ये प्रमाण सहित दावा करते हुए आरोप लगाने की बात की, वहीं परिवार का कहना है कि वो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये आरोप लड़की के चाचा पर लगा, लेकिन परिवार इससे डिनायल कर रहा है। लेकिन ये सच्चाई है कि लड़कियां, महिलाएं जिन्हें हम देवी कहते हैं, अभी चैत्र नवरात्रि समाप्त हुई है, लेकिन देवियां घर के ही दानवों से घिर गई हैं। क्यों? तो देखते हैं कांग्रेस की ये लड़ाई क्या वाकई न्याय यात्रा या जस्टिस की तरफ जाती है। पहले सवाल देख लेते हैं बंसल न्यूज़ के। क्या दुर्ग की लड़ाई से मासूम बच्ची को न्याय दिला पाएगी कांग्रेस? क्या दुर्ग की घटना को सियासी रंग देकर कांग्रेस को फायदा होगा, या इसमें सवाल में जरूर ये बात नहीं है लेकिन बिटवीन द लाइन्स है, क्या नुकसान भी हो सकता है? आखिर बीजेपी मल्लिकार्जुन खड़गे के लिए न्याय क्यों मांग रही है? क्या इसके पीछे सियासत है या ये जनता के मन को छूने वाला भी एक सब्जेक्ट है? जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। हमारे साथ हैं राजीव चक्रवर्ती जी, सीनियर लीडर हैं, स्पोक्स पर्सन हैं बीजेपी के, उनका स्वागत है। अमित श्रीवास्तव जी हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के, स्पोक्स पर्सन हैं, उनका स्वागत है। और अनिल पुसदकर जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो हमारे साथ रहेंगे, एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के
तौर पर। अनिल जी, जरा समझाइए कि अभी कुछ देर पहले हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में जब कांग्रेस की बात कर रहे थे, उसकी ताकत और शक्ति की, तो ये बात उठी थी कि आपको जनता से जुड़े मुद्दे, चाहे आप बेरोजगारी की बात करते हैं, लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं, दुर्ग का मसला लॉ एंड ऑर्डर से ही जुड़ा है, तो आपको पूरी ताकत के साथ सामने आना पड़ेगा, जनता के मन को छूना पड़ेगा। क्या आपको लगता है कि ये विषय कांग्रेस ने बिल्कुल राइटली चुना है और ऐसे मसलों को लेकर ही उसे सड़क पर उतरना चाहिए? जी देखिए शरद जी, आपका सवाल बिल्कुल जायज है। कांग्रेस को पहले ये समझना पड़ेगा कि उसके लिए मुद्दा कौन सा ऐसा हो सकता है जो जनहित से जुड़ा हुआ है। देखिए, आरक्षण बिल लंबित है। सुप्रीम कोर्ट से जो सेंटेंस आया, उस पर कांग्रेस ने हो हल्ला मचा दिया कि राज्यपाल के पास हमारे अध्यादेश जो है वो अटके पड़े। लेकिन उस आरक्षण के अध्यादेश पर कांग्रेस ने आज तक ऐसा कोई आंदोलन नहीं खड़ा किया। देखिए, आंदोलन तो कांग्रेस को खड़ा करना पड़ेगा। ये छत्तीसगढ़ जो कांग्रेस का गढ़ था, इसी छत्तीसगढ़ के भरोसे में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती थी। उस छत्तीसगढ़ में आज कांग्रेस हाशिए पे चले गई है। फिर न्याय यात्रा की बात कर रहे हैं, दुर्ग से निकाल रहे हैं, दुर्ग से दीपक बैज न्याय यात्रा निकाल रहे हैं और भूपेश बघेल का नाम नहीं है। वो भूपेश बघेल जिसकी सरकार पर महादेव ऐप, शराब घोटाला, कोल घोटाला, दुनिया भर के घोटाले, उनके अफसर जेल में, इतने सारे आरोप लगे, उसके बावजूद विधानसभा में उनका प्रदर्शन जो है वो रमन सिंह की जो सरकार हारी थी, 14 सीट लेकर आई थी, उससे बहुत ज्यादा अच्छा था। अब ऐसे में टीएस सिंहदेव जो है वो राष्ट्रीय अधिवेशन के बाद कहते हैं कि जो काम नहीं कर सकते वो रिटायर हो जाए, उनको हटा देना चाहिए, रिटायर कर देना चाहिए। तो आप संगठन वर्ष बना रहे हो, आप तो कांग्रेस को मजबूत करना चाह रहे हो, आप इस सरकार प्रदेश में सत्ता में वापस आना चाहते हो, तो आप पहले अपने अंदर का तो प्रॉब्लम सॉल्व कर लो। जनता तक तो आप बाद में जाओगे, अभी हाल में तो कोई चुनाव है नहीं। और लेकिन जितनी जो लड़ाई कांग्रेस के अंदर की बाहर दिख रही है, और फिर परफॉर्मेंस बेस्ड उसकी बात कही उन्होंने, टीएस सिंहदेव ने। तो क्या परफॉर्मेंस है? टीएस सिंहदेव खुद हार चुके हैं, दीपक बैज खुद हार चुके हैं, तो ये क्या? हाँ जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि, और ये अध्यात्म भी यही बात कहता है, स्पिरिचुअलिटी भी कहती है कि पहले अपने इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट को सुलझाओ, उसके बाद ही ध्यान में प्रवेश हो पाएगा। चक्रवर्ती साहब, कांग्रेस आपको चुनौती देने की कोशिश कर रही है, विषय बहुत संवेदनशील है, और मुझे लगता है कि चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कटिंग अक्रॉस द पार्टी लाइन, पूरा छत्तीसगढ़, पूरा मध्य प्रदेश, पूरा देश जब ऐसी घटनाएं देखता है तो दहल उठता है। अब सवाल ये है कि कितनी संवेदनशीलता के साथ विपक्षी दल के नाते ये मसला कांग्रेस सड़क पर उठा पाती है, एक प्रभाव पैदा कर पाती है, जवाब लेने की कोशिश कर पाती है। हालांकि इस मसले में लॉ एंड ऑर्डर की एजेंसी का क्लेम है कि सब कुछ सुलझा लिया गया है, लेकिन ये एक बड़ा सामाजिक सवाल भी है। क्या कांग्रेस वहां तक भी जाएगी, ये तो हम देखेंगे। बहरहाल आपकी टिप्पणी क्या है? जी देखिए, जो वरिष्ठ पत्रकार अनिल पुसतकर साहब हैं, उन्होंने जिस शानदार तरीके से कहा कि कांग्रेस को तो पहले अपने ऊपर न्याय करना चाहिए, दूसरा कांग्रेस के अपने कार्यकर्ताओं पर न्याय करना चाहिए कि कांग्रेस की नीति क्या है। अब वो किसी घटना को लेकर अगर माइलेज पाना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर पर बोलती है, आरक्षण को लेकर बात करती है, क्या दलितों सौंदर्य प्रतियोगिता में कहते हैं यहाँ कितने प्रतियोगी दलित है, कितनी ओबीसी है, वहाँ पर वो बात कर देते हैं राहुल गांधी जी। वहाँ पर कांग्रेस पार्टी श्रीमती इंदिरा गांधी जी कहती थी कि हमें राष्ट्रीय एकता पर जोर देना है। तो कांग्रेस पार्टी समझ नहीं पा रही दरअसल कि अपने स्थानीय क्षत्रपों का ध्यान रखे कि राष्ट्र की नीति कांग्रेस पार्टी की क्या होनी चाहिए। जो राजनीति नीतियों पर होती है, मुद्दों पर होती है, तो उनका नीति क्या है, मुद्दा क्या, पता नहीं। अब छत्तीसगढ़ में दुर्ग में एक दुखद घटना हो गई, बहुत संवेदनशील घटना हो गई, उसका वो पॉलिटिकल फायदा लेना चाहते हैं, पॉलिटिकल माइलेज लेना चाहता है। लेकिन उनको तो ये कहना पड़ेगा ना, जैसे अनिल जी ने कहा कि भूपेश बघेल जी के संरक्षण में थानों की नीलामी होती थी। महादेव ऐप सट्टा जो है, महादेव ऐप के अलावा लोकल सट्टा वो सड़कों पर खिलाई जाती थी, अपराधी बेलगाम थे, एक सिंडिकेट चल रहा था। तो वो कांग्रेस पार्टी जब दुर्ग से न्याय यात्रा निकालेगी तो जनता जनार्दन को ये जवाब देना पड़ेगा उनको कि कितने जो है, जो कानून व्यवस्था जो लचर हो गई थी पहले, उसका जवाब देना पड़ेगा।
तो उससे अच्छा ये होगा कि वो कांग्रेस पार्टी सामाजिक स्तर पर जागरूकता लाए कि जो जिस प्रकार से पॉर्न पोर्टल चल आ रहा पूरे विश्व में, जो समस्याएं हैं, जो सामाजिक गिरावट आई है, जो पहले मोहल्ले मोहल्ले में जो खेमा होता था, दादी नानी मौसा मौसी जो बुआ रहती थी, तो वो हमें उस संस्कृति की ओर लौटना होगा। तो बजाय उसके कांग्रेस पार्टी किसी घटना को लेके किसी पीड़ित परिवार के न्याय के नाम पर अपना राजनीति चमकाना चाहती है, तो इससे वो राजनीति में सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि लोगों को पता है कांग्रेस पार्टी ने भी न्याय नहीं किया था, चाहे शुरू से लेकर जो कांग्रेस जैसे छत्तीसगढ़ में गढ़ था कांग्रेस पार्टी का, आज हाशिए पर है कांग्रेस पार्टी। तो बजाय उसके कांग्रेस पार्टी को बहुत सारे मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर सामाजिक एकता की, सामाजिक समरसता की बात करनी चाहिए, बजाय उसे किसी घटना का, किसी आपराधिक घटना का पॉलिटिकल माइलेज लेने के। जी, लेकिन आपने एक इम्पॉर्टेंट बात कही कि थानों की नीलामी, आपका आरोप है कि ये कांग्रेस के समय हुआ, लेकिन अब जैसा शरद जोशी जी का एक व्यंग है, बड़ा चर्चित व्यंग रहा, अब आजकल कितने लोग उसको पढ़ते हैं क्योंकि ज़माना डिजिटाइजेशन का है, जीप पर सवार इल्लियाँ। तो अब ये तंत्र की जीप पर इतनी इल्लियाँ सवार हो गई हैं कि सरकारें बदलती रहती हैं, लेकिन थानों की नीलामी को रोकना एक बहुत बड़ी चुनौती हो गया है, जिसके लिए बड़ी हिमालयीन एक इच्छा शक्ति की ज़रूरत है। और इस समय सत्ताधारी दल आप हैं, तो आपको उस इच्छा शक्ति को दिखाकर वो कीटनाशक ढूंढना होगा जो थानों की नीलामी इल्लियों के माध्यम से अगर प्रतीक माने तो कराता है। अमित जी, आपका रिएक्शन, आपने सुनी हमारे तटस्थ जो जर्नलिस्ट हैं उनकी बात, और आपके अभिन्न मित्र राजीव चक्रवर्ती जी की भी बात सुनी, क्या कहेंगे? जी अमित जी। देखिए, बड़ी शिद्दत से मैं इनकी बात को सुन रहा था। मेरी 2-3 आपत्तियां हैं जी। और जिस प्रकार से इन्होंने कहा कि सियासी फायदा उठा रहे हैं, मैं इस शब्द पे घोर आपत्ति करता हूं, क्योंकि जिस घटना को लेके हम डिबेट कर रहे हैं वो बहुत दुखद घटना है। एक बच्ची के साथ जिस प्रकार की घटनाएं हुई और जिस दिन हुई और जिस परिप्रेक्ष्य में सामने जो घटना आई है कि जब नवरात्रि में कन्या पूजा जाता है, हम सब कन्या पूजते हैं, हम उनका पैर पड़ते हैं, उनसे अपने सरों में हाथ रखवाते हैं और उनसे ये मंगल कामना करवाते हैं कि हमें आशीर्वाद दो। और उसके बाद ये घटना हुई, और निश्चित तौर पे जिस प्रकार से मैं कहना चाहता हूं, राजीव जी का वक्तव्य अभी जो उन्होंने कहा कि सियासी फायदा उठाना कांग्रेस चाहती है, बिल्कुल भी नहीं। आप विश्वास रखिए कि हम ऐसे मुद्दों पे बिल्कुल भी राजनीति नहीं करना चाहते, उस बच्ची को न्याय दिलाना चाहते हैं। और उसके लिए विपक्षी होने के नाते, एक छत्तीसगढ़िया होने के नाते, एक व्यक्ति होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते जो करना पड़ेगा हम लोग करेंगे। रही बात, कहते हैं ना, डूब गए हैं सब लोग हैरानी में, लेकिन जाने क्या बात कह दी रवानी में। मैं बीच में सवाल खड़ा कर रहा हूं, लेकिन ये आपको स्पष्ट करना पड़ेगा कि आपका ये आंदोलन सामाजिक जागृति के लिए है या बीजेपी के विरुद्ध है? मैं इस सिस्टम के खिलाफ है, जिसमें मैं पूरे पक्ष को रखूंगा। देखिए, मैं कहता हूं ना, मैं उसी को कंप्लीट कर रहा था कि डूब गए सब लोग हैरानी में, जाने क्या बात कह दी रवानी में, और मुझको चुप रहने की आदत है शरद जी, वरना मैं जानता हूं यहां पर कौन है कितने पानी में। और लगातार जिस प्रकार से आपने कहा कि सामाजिक आंदोलन है, उस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए आंदोलन है, क्योंकि जब हमारे नेतागण वहां पर मिले तो बताया गया कि उनके दादाजी को प्रताड़ित किया गया, उनकी एक बुआ को बुला के धमकाया गया, और लगातार उस परिवार पे कहा गया कि जिस व्यक्ति पे ये कहा गया कि ये इसने किया है, वो परिवार कह रहा है कि ऐसा नहीं कर सकता। मतलब क्या सच्चाई है? सच्चाई आनी चाहिए, और हम इसकी सीबीआई से जांच की मांग कर रहे हैं, और उसके लिए पदयात्रा निकाल रहे हैं दुर्ग से रायपुर तक का 18 से 21 तारीख को। और उस बच्ची को न्याय के लिए, जो न्याय के लिए करना पड़ेगा शरद जी, हम विपक्षी होने के नाते करेंगे। लेकिन मैं फिर आपको कहना चाहता हूं कि आज इस प्रदेश में अगर मातृशक्ति, उस देश में जहां कहते हैं कि जहां नारियों की पूजा होती है वहां पर देवता निवास करते हैं, और हमको तो बचपन से सिखाया गया शरद जी कि अगर हमें ज्ञान चाहिए तो मां सरस्वती की आराधना करो, शक्ति चाहिए तो दुर्गा जी की आराधना करो, पैसा चाहिए तो लक्ष्मी जी की आराधना करो, अरे अन्न चाहिए तो मां अन्नपूर्णा की आराधना करो। हम उस देश के निवासी है जहां पर सारी शक्तियां हमारे मातृशक्ति के पास होती है, और अगर वहां पर मातृशक्ति, हमारी बेटियां, हमारी बहन सुरक्षित नहीं होंगी शरद जी, तो क्या हम आवाज भी ना उठाएं? और उसमें अगर इनको लगता है कि अगर ये पूरी तरीके से जो वातावरण बना के रखे हैं, जो वहां पर हर तरीके से ये फेल है, जिस प्रकार का भय का वातावरण है, तो क्या उस पर हम आवाज भी ना उठाएं शरद जी? लेकिन कई विरोधाभास भी हैं अमित जी, कई विरोधाभास भी हैं। अब हम देख रहे हैं कि हमारे शैक्षणिक संस्थानों के बाहर गांजा बिक रहा है, ड्रग्स बिक रहे हैं, तमाम फैक्ट्रीज खड़ी हो गई हैं। हाई कोर्ट का अभी एक हाल ही में एक बड़ा ऐसा मसला आया है, ऐसा फैसला आया है जिसने डिबेट छेड़ दी है
एक लड़की जो अपने मित्रों के साथ शराब के नशे में एक मित्र के घर जाती है तो कोर्ट का इस पर वर्डिक्ट आता है जमानत देते हुए आरोपी को कि आपने खुद ही अपनी शामत बुला ली है। कई सवाल हैं, इन सवालों को भी राजनीति के बरक्स नहीं देखना चाहिए, इन्हें अलग सामाजिक बदलते परिप्रेक्ष्य को भी देखना होगा। अनिल जी, यही उलझन है। कांग्रेस ने ये जो मसला उठाया है कि ये सामाजिक आंदोलन है या परिवार के साथ खड़ी है कांग्रेस, जैसा आरोप लगा रहे हैं अमित जी की परिवार को प्रताड़ित किया, यानी वो बहुत बहुत जबरदस्त तरीके से नहीं कह रहे हैं, लेकिन उनका कहना यही है कि परिवार से कहीं कबूलवाया गया है कि ये आपके यहाँ का ही व्यक्ति है जो आरोपी है। तो क्या ऐसे में ये मसला, क्योंकि पुलिस तो ऑलरेडी इस मसले को सॉल्व कर चुकी है, तो ये एक सामाजिक मसला बड़ा नहीं बनाएगी? अगर कांग्रेस जनता के बीच जाकर इसे एक सामाजिक आंदोलन में बदलने की कोशिश करती है तो शायद वो कामयाब हो सकती है। कैसे देखते हैं आप इसे? जी नहीं शरद जी, देखिए ये घटना तो इसमें कोई शक नहीं कि बहुत दुखद है, निंदनीय है, और मैं समझता हूं कि ऐसा होना छत्तीसगढ़ में ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। नवरात्र में आप कन्या को ढूंढते हैं पूजा करने के लिए, नवरात्र में कन्या मिलती नहीं, और आप कन्या का इस तरह से जो अगर एक उसके साथ अपराध होता है तो इसमें जो क्रिमिनल प्रोसीजर है वो तो शुरू है। पुलिस ने एक एक्यूज को पकड़ा है, हम उसको और हम नहीं बोल सकते करके कि वो हत्यारा है ना है, लेकिन आखिर में अदालत में तो जाकर पुलिस को उसको प्रूफ करना पड़ेगा। सारे टेस्ट तो हुए होंगे, डीएनए टेस्ट भी होते हैं, सब सारे चीज़ें होते हैं, और ये अमित तो अधिवक्ता है, ये सारी चीज़ें जानते हैं। तो ऐसे में जब आरोपी अगर अरेस्ट नहीं होता, तो अगर आंदोलन होता तो समझ में आता कि आप लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठा रहे हैं। जब सारे प्रोसीजर पूरे हो चुके हैं, हाँ उसमें एक बात जरूर है कि लड़की के घर वालों ने आरोप लगाया है। देखिए आरोप तो कोई भी लगा सकता है, घर वालों ने लगाया जरूर कि चाचा नहीं हो सकता, लेकिन पहले भी तो बात यही आई कि घर वालों ने ही तो कहा कि घर में बेटी के साथ हमारी यही था। तो जब घर में उन्होंने कहा, उन्हीं जो घर वालों के जो कथन के अनुसार जो पूछताछ हुई, उसी पर संदेह की सुई वहां तक गई। अब वो संदेही है, आरोपी है, हत्यारा है, नहीं है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन इस मामले को, एक पर्टिकुलर मामले को, कानून के मामले को लेकर उस पर, जिस पर सब लोग सभी दुखी है, ऐसा नहीं छत्तीसगढ़ में कोई दुखी नहीं है, कांग्रेस हो भाजपा हो सब दुखी है। लेकिन जो अगर आंदोलन ही करना था आपको, तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अभी जो वर्डिक्ट आया है जिसमें बेल आउट करते हुए कहा है कि आप जो है खुद जो मुसीबत को न्योता देते हैं, आप सब जानते हैं, आपको सब मालूम है कि क्या हो रहा है। रायपुर राजधानी बन गया, शहर वो मेट्रोपॉलिटन नहीं हुआ है, शहर कॉस्मोपॉलिटन नहीं हुआ, लेकिन कल्चर कॉस्मोपॉलिटन आ गया। रात के 1-1 बजे तक जो है पब खुले हुए हैं, एक पब में गोलियां चल चुकी है और उसके बाद भी वो पब चल रहे हैं। तो ये सब क्या नहीं दिखता कांग्रेस को? गली गली कूचे कूचे पान ठेले में गांजा बिक रहा है। हिंदुस्तान में गांजे की तस्करी का सबसे बड़ा जो ट्रांजिट हब है वो रायपुर है। उड़ीसा से, मलकानगिरी से लेके जो गांजा आता था, और कोरोना के काल में मैं आपको बताता हूं शरद जी, एक महिला बंबई से ट्रक लेकर आई और ट्रक में गांजा लेकर जा रही थी, पकड़ा गई। तो आप ऐसे शराबखोरी के खिलाफ या क्लब के खिलाफ या पब के खिलाफ या जो रात के जो घूम रहे हैं, नाइट लाइफ है, उसके खिलाफ अगर आंदोलन करते, युवाओं में जो युवा पीढ़ी जो नशे की लत में जा रही है उसके खिलाफ आंदोलन करते, तो आपको बेहतर परिणाम मिलते। लेकिन ये एक आपराधिक मामला है, इसमें आप क्या करेंगे? जी आप तो आरोपी तो गिरफ्तार हो ही बड़ा चुका सवाल आपने खड़ा किया है। बिल्कुल सही है कि नशे की ये लत जो मेट्रोपॉलिटन और कॉस्मोपॉलिटन नहीं हुए हैं, इंदौर को आप कह सकते हैं मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी, लेकिन वो भी रायपुर की तरह कई बार दिल नहीं कहता कहने के लिए, लेकिन उड़ता इंदौर जैसा लगता है। ड्रग्स, जिस तरह युवा पीढ़ी जा रही, ये राजनीति से अलग हटकर मसले हैं। वक्फ बोर्ड की अपनी अहमियत हो सकती है, लेकिन उससे कमतर या मैं कहूँगा उससे अधिक अहमियत नशे की लत की है कि हमारी युवा पीढ़ी किस तरफ जा रही है, क्यों गोलियां चल रही हैं। राजीव जी, ये भले ही राजनीतिक मसला कांग्रेस इसको, मैं नहीं कह रहा वो बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन नशे की इस लत के खिलाफ, क्योंकि ये जब मैं क्राइम रिपोर्टिंग किया करता था एक जर्नलिस्ट के तौर पर 20-25 साल पहले, वो पुलिस के अधिकारी और साइकेट्रिस्ट मुझसे कहते थे कि नशे के बिना हत्या और इस तरह के, जिस तरह अबोध बालिका के साथ जो कृत्य हुआ, वो हीनियस क्राइम हो ही नहीं सकता जब तक आरोपी नशा न करे। इसके खिलाफ आपको भी सामने पूरी ताकत से आना होगा। जी
बहुत बहुत सही कहा आपने। और आज ये मंच जो है उस तरफ जा रहा है कि जो असली हिडन एजेंडा को हम भूल जाते हैं। दरअसल ये समाज पूरे विश्व में, आप देखिए मैक्सिको की पूरी सत्ता जो है वो उनके हाथों में रहती थी, जो तस्कर रहते हैं। तो कहीं ना कहीं पे हमें देखना पड़ेगा जो जो लोग हैं जो चोरी छिपे इस व्यापार को आगे बढ़ा रहे हैं या जो उभर कर आ रहे हैं, तो उन्हें रोकने के लिए बिल्कुल सही। और आपने तो एक वो भी दे दी, नसीहत भी दे दी कि ये दलगत राजनीति से छोड़कर क्यों नहीं हम इसके खिलाफ लड़े, नशे के खिलाफ क्यों नहीं हम सब मिलकर सारे दलगत जो राजनीतिक मुद्दे उस पर हम लड़ेंगे। लेकिन ये सामाजिक बुराई है और ये विश्व की सामाजिक बुराई है। अभी देखिए स्किल्ड वर्कर नहीं मिल रहे हैं, सारे के सारे जो एक बहुत सारी एक युवा पीढ़ी है वो नशे के गर्त में जा रही है, उसके खिलाफ। और केवल राजनीति, केवल सरकारें कुछ नहीं कर सकती। सामाजिक आंदोलन जब आप देखिएगा, पहले जो बाल विवाह हुआ करते थे, शारदा एक्ट था, शारदा एक्ट धराशायी हो जाता था, लेकिन लोगों ने अपील की, सारे राजनीतिक लोगों ने, सामाजिक लोगों ने, सामाजिक संस्थाओं ने। ठीक उसी प्रकार से अगर अनाचार अत्याचार रोकना होगा तो हम सबको मिलकर एक बीड़ा उठानी होगी कि नशे के खिलाफ हम सब एक हो जाएं, तो उस ओर जानी चाहिए। लेकिन राजनीति है वो छोड़ती नहीं है, उनको एक प्रकाश दिखता है कि एक दिया दिख रहा है, ये एक आंदोलन, इसको बनाया जा सकता है, इससे पॉलिटिकल एक माइलेज लिया जा सकता है। और वो अमित जी अभी कह रहे थे, उनको मैं जवाब देना चाहूँगा, तेरे पाँव के नीचे जमीन नहीं है पर तुझको यकीन नहीं है, तो वो जमीन तलाशना चाहते हैं कि चलो इस मुद्दे को उठाकर हम एक जमीन तलाश लें। हमने देखा है कि निठारी कांड भी हुआ था कांग्रेस के समय, निर्भया कांड भी हुआ था, तंदूर कांड हुआ था। कांग्रेस के एक लीडरशिप के एक बहुत बड़े नेता थे जिन्होंने महिला को जला दिया था, लेकिन वो राजनीतिक से ज़्यादा उसकी बहुत हुई कि हम सब ने आंदोलन चलाया कि ये बंद करो अत्याचार। तो शरद जी, वो अत्याचार बंद करने के लिए एक सामाजिक आंदोलन की भी आवश्यकता है। जैसे राजा राममोहन राय ने बाल विवाह के खिलाफ चलाया, सती प्रथा के खिलाफ चलाया, तो हम सबको मिलकर राजनीतिक द्वेष भूल कर ये जो शराबखोरी है या ये जो नशे की जो प्रवृत्ति है, जो सामाजिक बुराई, ये जो पॉर्न पोर्टल चल रहे हैं, उसको कैसे रोकें हम, तो उस ओर हमको जाना होगा, न कि सब चीज़ का अगर हम पॉलिटिकल माइलेज लेने की कोशिश करें तो वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। रिट्रोस्पेक्शन या आत्मनिरीक्षण एक बड़ी गहन प्रक्रिया है, और उसी पर एक इसी ज़मीन पर किसी शायर ने कहा है कि तमाम उम्र में यही गलती करता रहा, धूल थी चेहरे पर और मैं आईना साफ करता रहा। समाज के चेहरे पर आज धूल बहुत गहरी है, लेकिन वो आईना साफ कर रहा है। वो उन चीज़ों को नहीं देखने की कोशिश कर रहा है जो चीज़ें एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई। अमित जी, निर्भया कांड जब हुआ पूरा देश दहल गया। दुर्भाग्य है कि ऐसे कांड उसके बाद भी नहीं थमे। जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट के बाद, पॉक्सो एक्ट आने के बाद, क्योंकि जो अपराधी हैं उनका माइंडसेट नशे के साथ और ज़्यादा हीनियस होता चला जा रहा है। बेहतर उस समय भी ऐसा नहीं था कि कांग्रेस बीजेपी हो गया था। इस मसले को बड़ा बनाने के लिए कुछ और आपकी ऐसी चीज़ें ज़रूर सामने आनी चाहिए जो ये ज़रूर बताएं कि आप इस पर राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप एक गंभीर सोशल इंटरवेंशन के साथ, सामाजिक हस्तक्षेप के साथ सामने आना चाहते हैं। जी देखिए शरद जी, बड़े देर से मैं राजीव जी की बातों को सुन रहा था। निश्चित तौर पे एक आंदोलन, जन आंदोलन चलना चाहिए। और अभी मैं अनिल भैया की बातों को सुन रहा था और आपकी बातों को भी बड़ी शिद्दत से मैंने सुनी, और उस पर 3-4 चीज़ें मेरे माइंड पे आई कि नशा एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और लगातार जब हम एनसीआरबी के डाटा देखते हैं तो मैं आपको बता दूं कि 94.3% जो एनसीआरबी का डाटा पिछला आया था, उसमें यह कहा गया था कि जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो उसके क्या क्या कारण हो सकते हैं। पहला कारण उसमें नशा था। दूसरा, पॉर्न वीडियो जो लोग देखते हैं तो देखने के बाद, नशे के बाद लोग अपनी मर्यादा को भूल जाते हैं। तीसरा, उसमें यह बताया गया था कि क्या इसके लिए हम बेहतर कर सकते हैं कि ये ना हो। तो उसमें यह कहा गया था कि हम बच्चियों को स्ट्रांग बनाएं, अपनी आत्मरक्षा के लिए हम वो करें और उनको जागरूक करें। समाज को भी बदलना पड़ेगा, लॉ के साथ साथ समाज को भी सामाजिक मजबूती लाना पड़ेगा कि ऐसी घटनाएं जब होती हैं तो ऐसा एक लैंडमार्क कोई फैसला होना चाहिए जिसपे लोग घबराएं भी और एक सामाजिक दायरा में भी लोग रहें, कि सामाजिक डर भी उनको रहना चाहिए शरद जी। और अभी राजीव जी ने कहा कि तुम्हारे पैरों के नीचे जमीन नहीं, तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि हजारों जवाबों से अच्छी है मेरी खामोशी। ना जाने कितने भाजपाइयों, तो तुम जैसे भाजपाइयों की सवालों की आबरू रखी है मैंने।
चलिए आबरू आप दोनों की। जी राजीव जी बोलिए राजीव जी। हाँ जी 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 जी, ये मनमोहन सिंह जी कहा करते थे, लेकिन किस शिद्दत से कांग्रेस पार्टी ने उनको रिमोट कंट्रोल बना के रखा, उनके सर पर ये आज का विषय फाड़ नहीं। दिया अध्यादेश को राहुल गांधी जी ने। तो ये भी नहीं, आज के विषय नहीं बता। जी, वो जी। बरबस शेर वो कह रहे थे, वो शेर से याद आ गया उस शेर के जी, बोलने जी। वाले की क्या हश्र हुआ कांग्रेस पार्टी चलिए। ने। वो न्याय यात्रा निकाल रहे दुर्ग से, तो अपने दुर्ग को बचा नहीं पाए, दिल्ली के दुर्ग को, तो यहाँ के दुर्ग को फतह करना चाहते हैं। राजीव जी, बात जब निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी। आज इस विषय पे मैं राजनीति नहीं करना चाहता था, लेकिन आप कहिए। आप नहीं, मुझे लगता है महत्वपूर्ण कई बात है, राजनीति करने के लिए महत्वपूर्ण और भी बात दिन है। मैं एक बात कभी नहीं भूलता। आप हालांकि ये बात हमारी अपनी है, क्योंकि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ भाई हैं। इंदौर जो मध्य प्रदेश का शहर है और अविभाजित मध्य प्रदेश का भी शहर रहा, जिसमें छत्तीसगढ़ भी रहा, वहाँ के राजनेता किसी भी मुद्दे पर जो सामाजिक और इंदौर की गरिमा से जुड़ा है उस पर एकजुट हो जाते हैं। आज भी कैलाश विजयवर्गीय हो या वहाँ कांग्रेस का कोई और बड़ा नेता हो, ये दिल्ली भी जाते थे तो एक डेलीगेशन के तौर पर जाते थे। ये परंपरा बनी है, ये परंपरा बनी रहने दीजिए। छत्तीसगढ़ से सुंदर मैं इस राज्य को, उसकी गरिमा, उसके संस्कार और उसकी बहुत मीठी छत्तीसगढ़ बोली के लिए फिदा हूं मैं। उस पर उसको सुरक्षित रखिए। हमारी अबोध बालिकाएं इस छत्तीसगढ़ में पुष्पित पल्लवित हों, वो आगे बढ़ें, उनको कोई भय ना हो, ऐसा वातावरण देना छत्तीसगढ़ सरकार, पक्ष विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। अनिल जी, बहुत कम वक्त है मेरे पास, 15 सेकंड में एक कंक्लूडिंग कमेंट आप। देखिए शरद जी, अब तो इस सरकार ने 24 घंटे होटल रात के होटल खोलने के, बार रेस्टोरेंट खोलने के आदेश जारी कर दिए। आप 24 घंटे होटल खुलेगा तो होटल में दवा तो मिलेगी नहीं। आप 24 घंटे अगर शराब बेचोगे तो अपराध नहीं होगा। अपराध रोकने के लिए पुलिस ही जिम्मेदार नहीं, पुलिस हर जगह नहीं होती। अपराधी तो विकृत मानसिकता का होता है। और यहाँ छत्तीसगढ़ में खासकर मेडिकल स्टोर पे, आप किसी भी मेडिकल स्टोर पे चले जाइए, वो जो नशीली गोलियां खुलेआम बिक रही। आगे नहीं बढ़ा पाऊंगा, लेकिन आपने बहुत मुद्दे रेलेवेंट उठाए हैं जो सत्ताधारी दल के भी सामने हैं, अपोजिशन के सामने हैं। कुंवर बेचैन एक बड़े नामचीन कवि रहे हैं, अभी भी हैं। बहुत दिन से वेयर अबाउट उनका पता नहीं चला मुझे, ईश्वर उनको दीर्घायु रखे। उनकी एक कविता थी जो विरोधाभास को रेखांकित करती थी कि गांव जब मैं जाता हूं तो नीम की खूंटी पर मेरी टाई टंगने से टकराती है। आज रायपुर को हम मेट्रोपॉलिटन बनाना चाहते हैं। हमारे सामने शायद गोवा उदाहरण है, हमारे सामने शायद अमेरिका उदाहरण है कि हम चाहते हैं कि पैसा भी आए और ये शहर आधुनिक भी हो, लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि कोई अपराध ना हो। नहीं साहब, ये नीम की खूंटी पर टाई टंगेगी तो टकराएगी सर। इस विरोधाभास का हल ढूंढिए। आप क्या होना चाहते हैं ये तय कर लीजिए। पैसा कमाना चाहते हैं तो अपराध आएगा, अपराध से बचना चाहते हैं तो थोड़ा पैसा कर्टेल कर दीजिए सर। क्या फर्क पड़ता है? सोचिए सोचिए सोचिए। यही काम शायद हमारा है चौथे स्तंभ के नाते। आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। और आगे देखिए दिन भर की बड़ी और प्राइम खबरों का खास बुलेटिन प्राइम टाइम। नमस्कार।